नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बिहार के शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, हर एग्जाम में साइंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और उसी इंपॉर्टेंस के लिए बिहार के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बैंक और लेटेस्ट क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या सीईआरटी से, इन तमाम क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर हम आपके सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग इसको जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हम लोग देखते हैं, एक से एक बढ़कर प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीका से हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछा जाए तो आपसे 100% बन जाए। और ये तमाम क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, यदि इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर अपना आंसर में जो है एबीसीडी जो भी आपको लगता है वो कमेंट की, यदि सही होगा तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, गलत होगा तो आप सीखेंगे। इसलिए आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि किसका आंसर क्या है। कमेंट करने में पैसे नहीं लगते हैं बाबू, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, इसलिए सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग, यानी किस बीमारी के बारे में पूछ रहा है, जो कि लिस्सैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो गौर फरमाना, ध्यान लगाना, बोलता है कि लिस्सैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, इस जीव के कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ऐसी कौन सी बीमारी है? तो आपका लिस्सैनिया, लिस्सैनिया नहीं होता बाबू, ये लिस्सैनिया होता है। इस लिस्सैनिया नामक प्रोटोजोआ से जो है ये आपको काला जार रोग होता है। ये काला कार लिखा हुआ बाबू, इसको काला जार कर लेंगे, यानी ये काला जार बीमारी जो है ये आपका लिस्सैनिया प्रोटोजोआ से होता है। देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करेंगे, जैसे कि आपका सोने की बीमारी की बात किया जाएगा। यदि आपसे क्या कहते हैं, सोने की बीमारी की बात किया जाएगा, या फिर ये कालाजार की बात किया जाएगा, मलेरिया की बात किया जाएगा, तो ये सब बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाली ही प्रमुख बीमारी है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट जो आपसे सवाल पूछा जाता है, वो सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाला है, या फिर कभी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस से होने वाला है, या बैक्टीरिया से होने वाला है, या मान लीजिए वायरस से होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि हम बात करते हैं आपसे प्रोटोजोआ के बारे में कि बताइए कि प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। यानी प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी कहा जाता है, इस प्रोटोजोआ से परजीवी से कौन कौन सी बीमारी होता है। तो इसमें आपका बीमारी में एक बेहतर ट्रिक है, वो है कि काम पे सोपारी नहीं मिलता, काम पे सोपारी नहीं मिलता। तो यहां आप देखेंगे कि इसी से रिलेटेड जो है बीमारियां यहां पर निकल जाएगी। जैसे का मतलब हो गया काला जार, यानी आपका काला जार बीमारी जो है ये किससे होती है? तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त कि ये काला जार बीमारी जो है ये आपको मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी में आता है। इसी तरीके से यदि मलेरिया की बात कहा जाए कि सर ये मलेरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फंगस से, तो याद रखेंगे कालाजार बीमारी की बात करेगा या मलेरिया की बात करेगा, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। फिर यदि आपसे पेचिस की बात करेगा, ये पेचिस बीमारी किससे होता है, तो ध्यान रखेंगे ये पेचिस बीमारी जो है ये भी आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। यदि आपसे सोने की बीमारी की बात करता है, सोने की बीमारी इन द सेंस क्या, निंद्रा रोग जिसको कहते हैं, ये निंद्रा रोग की बात करेगा, ये भी आपका प्रोटोजोआ से होगा। यदि पैरिया की बात करता है तो ये जो आपका पैरिया है, ये पैरिया बीमारी भी किससे होता है, तो ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। यानी प्रोटोजोआ से होने वाली वे तमाम बीमारियां जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, सबके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। और ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे ये ट्रिक आपको कैसा लगा। क्लियर? काम पे सुपारी नहीं मिलता, यानी कालाजार बीमारी हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, उसके बाद आपका सोने की बीमारी हो गया और आपका पैरिया हो गया। ये टोटल का टोटल बीमारी जो है ये किससे होने वाली है, तो ये सब का सब प्रोटोजोआ से होने वाली प्रमुख बीमारी है। तो आपके सामने है। अब यदि मलेरिया की बात करेगा तो ये किससे होता है, तो ये मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। यदि हम निंद्रा रोग की बात करते हैं, यदि हम सोने की बीमारी की बात करते हैं, तो ये सोने की बीमारी जो है ये सिक्ता मक्खी काटने से होता है। और सोने की बीमारी जो है आपको निप्रोसिस नाम की एक प्रोटोजोआ होता है, उसी प्रोटोजोआ से जो है ये आपको निंद्रलुप्ता रोग, अर्थात जिसको आप सोने की बीमारी कहते हैं, निंद्रा रोग जिसको आप कहते हैं, ये निंद्रा रोग बीमारियां होती है। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग 100% जो है इस पूरी कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझ गए होंगे। क्लियर बाबू? चलिए
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के जड़त्व के बारे में पूछा कि जड़त्व को उसके मापा जाता है, यानी जड़त्व का मेजरमेंट जो है वो किससे किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं आपसे मेरे दोस्ता जड़त्व के बारे में, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनर्शिया। क्या कहा जाता है मेरे दोस्ता, इसको इनर्शिया कहा जाता है। और इस जड़त्व के नियम के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था, और न्यूटन साहब ने इस इनर्शिया लॉ के बारे में बताया था। लेकिन उनसे भी पहले गैलीलियो साहब ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि इनर्शिया जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो है ये प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये किस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहना पसंद करती है, या फिर यदि वो एक समान गति से गति की अवस्था में है तो वो एक समान गति से गति की अवस्था में रहना पसंद करती है। कब तक, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को इनर्शिया कहा जाता है। अर्थात इस इनर्शिया को निकालने के लिए आपको एफ जो है वह उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के जो है बराबर होता है। अर्थात ये डिपेंड किस पे करता है, यानी उसका मोमेंट ज्यादा होगा या मोमेंट कम होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा या इनर्शिया कम होगा, वह उस वस्तु के द्रव्यमान पर अर्थात उसके मास पर निर्भर करता है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इनर्शिया क्या देश के द्वारा मापा जाएगा, तो उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। और इनर्शिया का जो नियम है, इनर्शिया का जो नियम है, इस नियम को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस नियम को जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या उसी को गैलीलियो के नियम के नाम से जाना जाता है। और जड़त्व ज्यादा होगा या जड़त्व कम होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है उस वस्तु के मास पर, ये डिपेंड करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी मास पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बाबू। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होता है। ध्यान देंगे एक पेटाबाइट आपका जो है, ये एक पेटाबाइट जो है ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। यानी आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस तरीके के सवाल हमेशा कभी 1 गीगाबाइट के बारे में, कभी 1 टेराबाइट के बारे में, कभी 1 जेटाबाइट के बारे में, तो इस तरीके के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल हो तो या तो उसका आंसर आपको 1024 होता है, यदि आपको नहीं एग्जैक्ट याद है उसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर याद रखिएगा तुक्का मारने का नियम में हम बता रहे हैं कि उसका आंसर 1024 वाला होगा या फिर 8 बिट वाला होगा। यदि आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो यदि मैक्सिमम इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो वहां पर 1024 मारिएगा, अब 8 बिट 16 बिट इस टाइप का रहेगा तो आंसर 8 वाला मारिएगा। क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो अब तक एग्जाम में पूछा गया है उसमें या तो 8 बिट वाला आंसर होता है या तो 1024 वाला होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 1024। क्लियर बाबू। एकदम तुक्का मारने की जब बात होगा, एग्जैक्ट आपको याद नहीं रहेगा, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं। और आप लोग जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन इस तरह की क्लासेस आपको शाम के 7 बजे जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाए। क्लियर। अगला प्रश्न है कि पौधे में जल की ऊपर की ओर गति निम्नलिखित में क्या कहलाती है। यानी पौधे में की बात कर रहा था कि कोई भी प्लांट्स के बारे में बोल रहा है, जैसे कि आपका प्लांट जो होता है इसमें जड़ होता है, अब इसमें तना भी होता है। अब ये जड़ से जो तना के ऊपर जो पानी जाता है, यानी जल का जो ऊपर बहाव होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये कहता है कि जल के ऊपर की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसको रसारोहण कहा जाता है। यानी वो रस जो है ये आपका जड़ क्या करता है, ये जड़ खनिज लवण और जल को, ये जड़ क्या करता है, ये आपका खनिज लवण और जल जो है इसको ये एब्जॉर्ब करता है। कौन सा एब्जॉर्ब करता है, तो आपका मूल जड़ जो है ये मूल जड़ उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको किसकी सहायता से, तो एक ट्यूब लगा रहता है और वो ट्यूब आपका कौन सा है, तो वो आपका जाइलम है। यानी प्लांट्स में जल का वाहन करने के लिए और भोजन का वाहन करने के लिए आपको अलग अलग तरह की ट्यूब होती है। यानी प्लांट्स का जो तना होता है उसमें 2 प्रकार की नलिकाएं लगी रहती है। एक नलिका को कहा जाता है जाइलम और एक नलिका को क्या कहा जाता है, तो एक को आपका कहा जाता है
फ्लोएम। यानी आपका ये फ्लोएम जो है या आपका जो ये जाइलम है, ये दो अलग अलग ट्यूब है जो अलग अलग चीजों का वहन करता है। तो यदि खनिज लवण और जल की बात करेगा तो इसका वहन कौन करेगा? ये जाइलम करेगा। लेकिन यदि प्लांट्स के भोजन की बात करेगा कि पौधे जो भोजन करता है या फिर पौधे जो प्लांट जो भोजन बनाता है, इस भोजन का वाहन किसके माध्यम से किया जाता है? तब आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। यानी भोजन का वाहन फ्लोएम करता है और जल और खनिज लवण का वाहन जो है वह जाइलम के माध्यम से किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कहता है ये जो जल ऊपर की ओर गति करता है इसको कहा क्या जाता है? तो इसको रसारोहण कहा जाता है। पक्का ना बाबू? क्या आंसर हो गया? रसारोहण कहा जाता है। यदि मैं वाष्पोत्सर्जन की बात करूं तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि प्लांट से जब पानी बाहर निकलता है, यानी आप खास करके सुबह के समय देखिएगा कि पौधे की पत्तियां जो है उसके नुकीले वाले भाग से क्या होता है? पानी बाहर निकलती है। तो पौधे से पानी जो बाहर निकलता है, पौधे से जल बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और जल स्राव का मतलब क्या होता है? जल स्राव का भी मतलब वही होता है जल का स्रावित होना, अर्थात जल वहां से सेक्रेशन होना, जल वहां से बाहर निकलना। और वाष्पन का मतलब क्या होता है? जब पानी पर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी जो वाष्पीकृत होकर वाष्प में कन्वर्ट होता है तो वो आपका वाष्पन कहलाता है। क्लियर? तो पूरी कॉन्सेप्ट यहां से आपका क्लियर हो गया कि रसारोहण क्या है, जलस्राव क्या है, वाष्पन क्या है और वाष्पीकरण क्या है। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि ताप बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बोला कि बताइए इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर्द्रता भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है वैसे वैसे आर्द्रता भी घटती चली जाती है। तो बोला कि तापमान बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपेक्षिक आर्द्रता भी क्या होगा? आपको बढ़ेगा। यानी याद रखिएगा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है इसमें आपका समानुपाती संबंध है। यानी तापमान बढ़ेगा तो आपको आर्द्रता भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो आर्द्रता भी घटेगा। सीधा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके में याद रखिएगा, जैसे यहां पर सवाल आपसे कहा था कि तापमान यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा जाए, इस बात को नोट रखिएगा। यदि तापमान घटा दिया जाए तो बताइए कि आपकी आर्द्रता पर यानी इन द सेंस आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो आर्द्रता भी घटेगा। तो आंसर था बढ़ने वाला, इसलिए होगा बढ़ेगा, रहता घटने वाला तो आंसर होता घटेगा। और तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आपेक्षिक आर्द्रता अपरिवर्तित रहेगा। तीनों तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पक्का बाबू? चलिए एकदम आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। आप सभी लोग जो भी इसको देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। यदि गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, सीखेंगे आप। क्लियर? इसलिए कमेंट आंसर जरूर कीजिए। अगला है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो है, पावर जो है, ये पावर के बारे में बोला कि पावर जो है ये आपको 2 डायोप्टर है तो बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगा। देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि पावर और फोकस दूरी के बीच, यानी शक्ति और फोकस दूरी के बीच में जो है एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि पावर जो है P बराबर 1/F, यानी यदि आपको पावर निकालना हो तो आप क्या करते हैं 1/F, यानी पावर फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका फोकस दूरी क्या होगा? F के बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। क्लियर? अब ये होता किसमें है? तो आपका मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब यहां पावर दिया था तो आपका 1/2 क्या हो जाएगा? 2। ये चूंकि मीटर में होगा, सेंटीमीटर में 100 लिख देंगे और काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। है ऑप्शन में क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर भी क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में पूछता है तो बच्चे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं भाई कि आंसर क्या मारे, 1 कहीं दशमलव, इस संजोग से यहां पर 0.5 नहीं था, या यहां संजोग से यहां पर क्या कहते हैं ये 2 सेंटीमीटर दिया था। बहुत सारे बच्चे सोच लेंगे 2 सेंटीमीटर ही होगा, नहीं होगा। 100 सेंटीमीटर 2 से नहीं होगा, क्यों होगा 50 सेंटीमीटर? तो फॉर्मूला आपको पता है, यहां पर P बराबर फॉर्मूला 1/F या F बराबर होता 1/P।
P बराबर 1/F या F बराबर 1/P। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आसानी से निकल जाएगा आपका 1/2। अब इसकी मीटर में होता है, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे तो 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल गया। क्लियर। यदि आपसे मान लिया जाए फोकस दूरी दिया रहा था, बताइए ये क्या बोलते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे देगा और आपसे P पूछेगा, P बराबर क्या हो जाएगा 1/F हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 1/ कितना 20। अब इसको 100 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगी, कभी पावर देगा फोकस दूरी पूछेगा, कभी फोकस दूरी देगा तो आपसे पावर पूछ देगा। तो यहां पर आपको पावर दिया था तो पूछा फोकस दूरी क्या होगा, तो आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू। ये पूरी कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो एकदम लाइक बटन दबाने में कोताही आप लोग मत कीजिए मेरे दोस्त, और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप सभी लोग एक एक कमेंट भी कीजिएगा, तो ना जाने हमारी ये यूट्यूब आपका ये अपना चैनल जो है कितने सारे बच्चों के बीच चला जाएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक ये लाइक जो है हजारों बच्चे तक हम हमारी वीडियो को पहुंचाने में मदद करेगा, इसलिए आप लोग ये जरूर कीजिए। क्लियर। अगला देखिए सवाल क्या, देखिए देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ये देखने में भले छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस तरह की न्यूमेरिकल्स जब बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछ देता है, कभी बिहार एसएससी में, कभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, तो बच्चे वहां 1 नंबर कम आता है, और 1 नंबर कम, आधा नंबर कम जो है लाखों बच्चे से आपको पीछे कर देता है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, इस तरह के सवाल एकदम आपसे बनना चाहिए। कहता है 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है जो खर्च करता है कितना 10 घंटे पर जलता है, तो बताइए कितना यूनिट खर्च होगा। तो ध्यान रखेंगे कभी भी यदि यूनिट के बारे में पूछा जाएगा कि कितना यूनिट खपत होगा, तो इसमें याद रखिएगा टोटल वाट इंटू टोटल आवर इंटू टोटल डेज इंटू टोटल रुपया बटे 1000। यानी क्वेश्चन में जितना डाटा दे देगा उस सब डाटा को गुना करके आप 1000 से भाग दे दीजिएगा। जितना वाट का बल्ब रहेगा, जितना वाट का फैन रहेगा, जितना वाट का फ्रिज रहेगा, सब जितना वाट देगा, जितना नंबर ऑफ डिवाइस देगा, जितना घंटा चलेगा, जितना दिन चलेगा, उस सब को गुना कर देना है, 1000 से भाग दे देना है। तो यहां पर कहता है 100 वाट का बल्ब है तो 100 गुना कितना हो गया 10 घंटे चलता है, बट्टा कितना, तो 1000, 10 10 10 3 0 ऊपर 3 0 नीचे कट गया, यानी आंसर कितना हो गया भाई, आंसर हो गया आपका 1 यूनिट। है किसी ऑप्शन में क्या 1 इकाई, ऑप्शन नंबर बी में है, अतः आंसर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर बी। देख कितना आसान क्वेश्चन था। कभी भी याद रखिएगा यदि आपको घर का भी बिजली बिल कभी कभी निकालना होता है, कभी कभी आपको लगता है कि भाई इस मंथ काहे ज्यादा बिजली बिल आ गया, भाई काहे कम आ गया, तो कुछ नहीं करना है, आप जितना बल्ब यूज करते हैं, जितना फैन यूज करते हैं, जितना फ्रिज यूज करते हैं, कितने कितने वाट का है, टोटल वाट को गुना कर दीजिए, जितना घंटा आप जलाते हैं उसको गुना कर दीजिए, जितना दिन का बिजली बिल निकालना हो उतना से गुना कर दीजिए, इन सब को गुना करके 1000 से भाग दे दीजिए, पट पट दीजिएगा, शॉर्ट शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा। जितना आएगा उतना यूनिट हो गया। अब रुपया निकालना है तो बिजली बिल पर यूनिट जो रुपया लेगा उस रुपया को नंबर ऑफ यूनिट से गुना करिएगा तो पैसा निकल जाएगा कि आपको बिजली बिल कितना देना है। पक्का ना बाबू। चलिए तो आपका आंसर कितना हो गया भाई, आपका 1 यूनिट हो गया। कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है। देखिए भारी जल का मतलब जानते क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हैवी वाटर। अब ये हैवी वाटर किससे बनता है, तो ये हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है जिसको 1H2 कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है ड्यूटेरियम। यानी हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसी ड्यूटेरियम से जो है वो आपको क्या बनता है, तो इसी ड्यूटेरियम से आपके भारी जल का निर्माण होता है। और क्या बनता है, तो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। अतः क्वेश्चन था कि भारी जल वह पानी है जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप से बनता है, ड्यूटेरियम से यह बनता है और इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ऑप्शन में कहता है कि जिसका तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रहेगा, बिल्कुल गलत है। जिसका कैल्शियम और पोटेशियम से अभिलय होगा, बिल्कुल गलत है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप लेगा, इसी को हैवी वाटर कहा जाता है। यानी आपका आंसर मेरे दोस्त क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एकदम कितना बेहतर सवाल था। आपने देखा कि भारी जल को इंग्लिश में हैवी वाटर कहते हैं और ये बना जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक है इसी को इंग्लिश में आइसोटॉप, यानी आइसोटॉप का मतलब क्या हो गया, आइसोटॉप का मतलब हो गया समस्थानिक हो गया। क्लियर हो गया। तो यानी हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं,
इसी समस्थानिक से हैवी वाटर अर्थात भारी जल का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है। हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है इसको कहा जाता है प्रोटियम, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है H2O, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल वाटर कहते हैं, इससे निर्माण होता है। और तीसरा की बात किया जाए, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, यानी हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला सवाल है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वरदान होते प्रीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियों में सिर्फ और सिर्फ जो है एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो कम इफेक्टिव होता है, और पुरुष ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो केवल एक्स क्रोमोसोम की वजह से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका सेक्स क्रोमोसोम की यदि बात किया जाए तो आपका जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। यदि मेल और फीमेल की बात किया जाए सेक्स क्रोमोसोम में, तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आपका एक्स और वाई होता है, और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आपका एक्स और एक्स होता है। क्लियर बाबू। चलिए, अगला प्रश्न, जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा सभी लोग, कि एचआईवी जो है वायरस का आकार कैसा होगा? एचआईवी पता है क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, और ये किस बीमारी का लक्षण होता है? तो इससे एड्स बीमारी हो जाता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी जो है ये एड्स बीमारी हो जाती है, जो काफी खतरनाक बीमारी है। और इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका गोलाकार होता है। यदि इसके आकार की बात करेंगे तो इसका आकार जो है ये आकार बिल्कुल गोलाकार होता है। किसका? एचआईवी वायरस का जो है आकार गोलाकार होता है। और इससे कौन बीमारी होती है? तो एड्स बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है? तो ये आपकी बॉडी का ही एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी का है, जो आप में रोगरोधी क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, उस रोगरोधी क्षमता को ही बढ़ाने वाले एंटीबॉडी को ही नष्ट कर देता है, जिससे विभिन्न तरह की अन्य बीमारियां भी बॉडी पर हावी हो जाती है। अतः एक खतरनाक बीमारी में एड्स है, और ये एक संक्रामक बीमारी है। याद रखिएगा, खतरनाक तो है ही, इसके अलावे यह एक संक्रामक बीमारी भी है। पक्का बाबू। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबकीय बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है इसमें सॉफ्ट आयरन का होता है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना है तो उसमें आप सॉफ्ट का यूज करते हैं, यानी उसमें लोहा जो यूज होता है वो आपको सॉफ्ट लोहा यूज होता है। लेकिन यदि अस्थाई मैग्नेट की बात करेगा, परमानेंट मैग्नेट की बात करेगा, अस्थाई चुंबक की बात करता है, तो याद रखिएगा अस्थाई चुंबक जो बनता है ये आपको स्टील का बनता है, अर्थात इस्पात का बनता है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेगा तो वो एक नॉर्मल लोहा का अर्थात सॉफ्ट लोहा का बनता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की बात करेगा, अस्थाई चुंबक की बात करेगा, तो अस्थाई चुंबक जो है वो इस्पात का बना होता है, अर्थात स्टील का बना होता है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? अरे स्टील है क्या? तो आपको पता है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। ये आपका स्टील जो है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। इसमें लोहा भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, कार्बन सल्फर भी रहता है। ये सबसे मिलकर जो है आपके स्टील का निर्माण होता है। जबकि आपका लोहा जो है ये एक प्रकार का क्या है? धातु है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से स्टील क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, इस टाइप का तो आंसर याद रखिएगा। इस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि लोहा क्या है? तो लोहा एक धातु है। नर्म लोहे से नॉर्मल ये मैग्नेट बनता है, जबकि स्टील से अर्थात इस्पात से जो है आपको किसका? तो अस्थाई मैग्नेट का निर्माण होता है। क्लियर भाई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त। सभी लोग आप लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट करेंगे, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।